Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का टेस्ट सीरीज 2 का आपके पास सॉल्यूशन लाए हैं, जिसके लिए हमने आपको मैक्सिमम टाइम जो दिया था वो 45 मिनट था। 25 मार्क्स का ये आपका टेस्ट था। 6 क्वेश्चंस आपके पास थे इसके अंदर। पूरी उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन कर आए होंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं विद द कंसेप्ट। देखिए, हम एक क्वेश्चन के साथ उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे सो दैट आपको वो कंसेप्ट अगर पेपर में आए तो आप उसका क्वेश्चन पूरा कर सकें। यानी अगर कंट्रोलिंग का प्रोसेस किसी में पूछा गया तो हम पूरा प्रोसेस आपको क्लियर कर देंगे उस क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद। अगर स्टॉक के आपसे स्टॉक मार्केट के अगर एक फंक्शन पूछा गया तो हमको सारे फंक्शंस क्लियर कर देंगे। यानी आपके पास जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप एक पूरे कंसेप्ट यानी 6 कंसेप्ट्स को पूरा कर जाएंगे। तो आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपके 6 करते करते कितने सारे कंसेप्ट्स आपके एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आपके लिए एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रमोद इज अ सुपरवाइजर एट श्याम ब्रेड एंड बिस्किट फैक्ट्री। The factory produced 20,000 unit packet of bread and biscuit every day. Okay. As a supervisor, Pramod assure that work goes on smoothly and there is no interruption in the production. तो एक अच्छा supervisor है. He is a good leader who give orders only after consulting his subordinate. तो ये order देता है लेकिन अपने subordinates को consult करने के बाद। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लीडरशिप स्टाइल। तो आपसे क्या पूछा गया है कि प्रमोद का लीडरशिप स्टाइल क्या है। तो आपको याद करने हैं तीनों लीडरशिप स्टाइल, कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल होते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रमोद एक डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल लीडर का फॉलो करता है। इसके क्या फीचर्स होते हैं। सच लीडर डेवलप एक्शन प्लान्स एंड टेक एक्शंस, टेक डिसीजंस विद द कंसल्टेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि प्रमोद अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बातचीत करने के बाद ही ऑर्डर लेता है। तो सबसे पहला फीचर जो है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडर का, सच लीडर डेवलप एक्शन प्लान्स एंड टेक डिसीजन विद कंसल्टेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ही फेवर्स मेकिंग डिसीजन बाय ग्रुप। तो ये टीम वर्क पे बहुत फोकस करता है कि यार टीम है और मैं उसका एक मेंबर हूं, तो मुझे अपनी टीम को रिस्पेक्ट देना है, उनकी बातें सुनने के बाद ही मेरा फाइनल डिसीजन होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि ग्रुप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, टीम को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए इसको ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी कहा जाता है। लेकिन साथ साथ मैंने आपको वादा किया कि मैं आपको पूरा कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगी, तो आपको मैं तीनों लीडरशिप स्टाइल भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने ये 3 फीचर लिख दिए, उसके बाद मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पर ए एक लीडर है और ये SMX भी क्या है, सबके सब सबऑर्डिनेट है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ एरो बने हुए हैं, इसका मतलब है 2 वे कम्युनिकेशन है यहाँ पर, जो कि पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिव स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। और इसी की वजह से जो मोराल होता है एम्प्लॉइज का वो काफी अप रहता है। तो ये था पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक स्टाइल या पार्टिसिपेटिव स्टाइल। सच लीडर टेक एक्शंस विद द कंसल्टेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, ये हमेशा टीम वर्क यानी ग्रुप को इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए इसको ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। डायग्राम बना दीजिए और लास्ट में ये जरूर लिखिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे फायदा क्या होता है, इससे एम्प्लॉइज का मोराल जो है वो अप रहता है। अब बाकी के दोनों स्टाइल कौन से हैं, तो अल्टीमेटली जो 3 स्टाइल है आपके पास, फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव स्टाइल। ये लीडर कुछ इस तरीके का हो सकता है कि भाई जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करेक्ट है, बॉस इज ऑलवेज राइट लाइफ वाली पॉलिसी है इसकी। ये सारे इसके सबऑर्डिनेट्स हैं, S1 S2 S3 सबऑर्डिनेट्स हैं और ये सिर्फ ऑर्डर्स दे रहा है। ये देखिए एरो सिर्फ एक तरफ है, ये इनसे सजेशन नहीं ले रहा, आपको ये भी बताएगा कि काम क्या करना है और कैसे करना है, ये भी यही बताएगा। दैट इज व्हाट ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑल अबाउट। डेमोक्रेटिक अभी हमने डिस्कस करा। और तीसरा होता है लेजे फेयर या फ्री रेन। इसमें क्या होता है कि जो इसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो काफी एक्सपर्ट्स होते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि आपके सबऑर्डिनेट कैसे है, वैसे ही आप लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी भी सबऑर्डिनेट के साथ आप लेजे फेयर हो जाएंगे। यानी हर कोई सबऑर्डिनेट ऑब्वियसली यही पसंद करेगा कि मेरा जो बॉस है वो यहाँ बैठ जाए और सिर्फ सबऑर्डिनेट आपस में बात करे। तो आप देख सकते हैं S1 S2 से भी बात कर रहा है, S1 S4 से भी बात कर सकता है। यानी ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट आपस में बात कर रहे हैं और बॉस ऊपर काम समझा के हट गया। तो ये 3 लीडरशिप स्टाइल कैसे होते हैं बेसिकली। ऑटोक्रेटिक वाला आपको काम भी बताता है और काम को कैसे करना है वो भी बताता है और एग्जैक्टली वो देखता है कि वैसे ही काम किया गया हो। डेमोक्रेटिक क्या करता है, थोड़ा सा कंसल्टेशन करता है, फाइनल डिसीजन उसी का होता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल में वो बातचीत करता है, 2 वे कम्युनिकेशन है। लेजे फेयर में वो आपको काम सौंप के चला गया और आप खुद से डिसाइड करेंगे कि वो काम आप कैसा करेंगे। ऐसा तब होता है जब सबऑर्डिनेट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक्सपर्टीज है अपने काम के अंदर। बहुत नॉर्मल सी बात है, एक
जो जेलर होगा वो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक या लेजे फेयर स्टाइल नहीं फॉलो करेगा अपने कैदियों के साथ, वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन जो सबॉर्डिनेट्स हैं आपके, जैसे अब हमारे स्टूडेंट काफ़ी टफ स्टूडेंट्स हैं, अगर वो बहुत ही शरारती स्टूडेंट्स हैं तो वी हैव टू फॉलो ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अगर एवरेज स्टूडेंट है तो डेमोक्रेटिक स्टाइल, और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको सारी नॉलेज है, सिर्फ कभी कभी गाइडेंस की जरूरत होती है, काम देने के बाद उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि कैसे करना है, तो वी फॉलो लेजे फेयर स्टाइल। तो लेजे फेयर स्टाइल में क्या होता है कि देखिए ये लीडर यहाँ बैठा हुआ और सबॉर्डिनेट आपस में ही कम्युनिकेट करके काम को फिनिश कर देंगे। तो ये है आपके पास स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो देखिए जब आप कोई भी टॉपिक करें, जैसे अभी हमने आपको बताया, आपने कोई भी केस स्टडी पढ़ी, उसमें आपने एक स्टाइल पढ़ा, तो आप एक काम करिए, बुक खोलिए और पूरा लीडरशिप स्टाइल का टॉपिक कंप्लीट कर दीजिए। इस तरीके से आप देखिएगा आपकी केस स्टडीज भी प्रैक्टिस हो जाएंगी और आपके वो सारे टॉपिक भी आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है धीरज वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग N95 मास्क आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19। ड्यू टू द अनसर्टन कंडीशन ही वांट्स टू मेक लो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो उसके पास पैसा नहीं है, ऑब्वियसली सबके हालात बुरे हैं, तो धीरज जी भी जो है उनके पास ज्यादा पैसा लगाने के लिए नहीं है। और फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एसेट्स वगैरह, प्लांट, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह खरीदने के लिए पैसा, है ना। तो वो कह रहा है कि मैं ज्यादा पैसा भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहता और मैं N95 मास्क का बिजनेस भी खोलना चाहता हूँ। सजेस्ट हाउ द डिसीजन रिलेटेड टू choice of technique and financing alternative can help धीरज in ensuring low investment in fixed capital requirement। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल जो आपका मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है, दैट इज सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं, डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर, इन्वेस्टिंग डिसीजन के फैक्टर, फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर, वर्किंग कैपिटल के फैक्टर और फिक्स कैपिटल के फैक्टर। तो यहाँ पर वो आपसे क्या पूछ रहा है, फिक्स कैपिटल के क्या फैक्टर्स हैं। और मजे की बात ये उसने आपसे फैक्टर पूछे नहीं, उसने क्लियरली बताया कि फिक्स कैपिटल के 2 फैक्टर लाइक चॉइस ऑफ टेक्निक और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव पर ही मुझे इस केस स्टडी का जवाब दीजिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सारे फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए, उनके इंपैक्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। नाम पता होना चाहिए और नाम का इस्तेमाल पता होना चाहिए कि कहां पर फिक्स कैपिटल कम चाहिए होती है, कहां पर फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। तो वो कह रहा है चॉइस ऑफ टेक्निक और फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर मुझे धीरज का बताइए कि कैसे उसका जो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। अब हम सिर्फ यही आंसर नहीं देंगे आपको, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के सारे फैक्टर डिस्कस करेंगे। यानी आप देखिए 2 क्वेश्चन मतलब 2 कंसेप्ट आपकी पूरी बुक के कवर हो जाएंगे, है ना। बढ़िया, चलिए देखते हैं। तो अभी तो फिलहाल हमसे ये पूछा गया था, जो पूछा गया था उसी का जवाब देंगे। हमने स्टार्ट किया इसका आंसर, पहले हमने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझाया कि फिक्स कैपिटल रेफर टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है जी। फिर अब उसकी बात का जवाब देते हैं। उसने हमसे कहा चॉइस ऑफ टेक्निक। अब चॉइस ऑफ टेक्निक, उसके पास पैसा कम है, तो अब आप उसको कौन सी टेक्निक बोलेंगे फॉलो करने के लिए? वी हैव 2 टेक्निक, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो ऑब्वियसली आप धीरज को बोलेंगे कि N95 मास्क प्रोडक्शन करने के लिए उसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। तो उसी तरीके का आंसर आपका होगा, एज ही वांट्स टू लो इन्वेस्टमेंट, लो फिक्स इन्वेस्टमेंट, ही इज सजेस्टेड विद लेबर इंटेंसिव अप्रोच टू मैन्युफैक्चर N95 मास्क बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव अप्रोच नीड्स मोर कॉस्ट। तो किस तरीके से आप देखिए केस स्टडी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ये आपको समझ में आ गया, है ना। अगर ये कहता कि इसको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कैपिटल इंटेंसिव के लिए जा सकता था। अगर ये N95 बहुत ज़्यादा बनाना चाहता है और पूरी मार्केट को कैप्चर करना चाहता है तो अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग जवाब। फिलहाल वो लो कॉस्ट करना चाहता था, तो हमने उसको क्या सजेशन दिया कि आप कौन सी टेक्निक फॉलो कीजिए, लेबर इंटेंसिव। फिर आती है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। इसमें क्या होता है कि आपके पास फिक्स एसेट के 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो फिक्स एसेट बाय कर लो या लीज पे ले लो। लीज मतलब होता है रेंट पे ले लो। अगर धीरज कम इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास यही ऑप्शन है कि वो जो फिक्स एसेट्स हैं जो भी लीज पर अवेलेबल हो सकती हैं, मैक्सिमम फिक्स एसेट्स को लीज पर ले ले, उससे उसकी फिक्स एसेट पर जो इन्वेस्टमेंट है, खरीदने की जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगी। तो यही हमने उसको बताया, एज ही विश फॉर लो फिक्स इन्वेस्टमेंट ही इज सजेस्टेड टू टेक एसेट ऑन लीज, दिस में रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये तो 2 फैक्टर हो गए थे जो हमसे क्वेश्चन में पूछे गए थे। अब हम सारे फैक्टर्स रिवाइज कर लें तो बढ़िया हो जाएगा ना। तो चलो, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट्स के लिए लोन लेना। तो सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ द बिजनेस। इसमें आपके पास क्लू में हमने लिख रखा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और ट्रेडिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, जो कच्चे माल से पक्का माल, यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाता है, पूरी फैक्ट्री सेटअप होगी। तो भाई ऐसी कंपनी को तो हाई फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। और ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है, जो बना बनाया माल आगे बेच देती है, तो उसको सब कुछ लैंड, बिल्डिंग, मशीनें तो एटलीस्ट नहीं बाय करनी पड़ेगी, तो उसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए, राइट।
दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आप बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं, यानी बहुत सारी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, 1 लाख 2 लाख शर्टें पर डे प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होगा, मशीनें ज्यादा चाहिए होंगी, बिल्डिंग ज्यादा चाहिए होगी, वेयर हाउस ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन अगर आपका स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, 200 शर्टें 250 शर्टें आप दिन की पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, यानी मशीनरी वगैरह में आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट कम होगी। फिर है चॉइस ऑफ टेक्निक। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें चाहिए। और अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको कम चाहिए होगी, राइट। फिर है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको नई नई टेक्नोलॉजी बार बार चाहिए होती है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है बार बार, जैसे आपको मोबाइल फोन्स में होता है नई नई चीज़ें और एडिशन चाहिए, तो कंपनी को और नई नई टेक्नोलॉजी बाय करनी पड़ती है या फिर अपग्रेड करनी पड़ती है। तो ऐसे प्रोडक्ट वाली कंपनी को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड रहना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बार बार आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, जैसे बिस्किट है या फिर ब्रेड है, तो जैसे बनती है वैसी ही बनती आ रही है। कई शैम्पू हैं जो पुराने तरीके से बनते आ रहे हैं वही बन रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी बार बार अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंपनीज को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत कंपैरेटिवली कम पड़ती है। फिर हमारे पास है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, यानी अगर आप ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी नई ब्रांच खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, देखिए ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में फर्क होता है। ग्रोथ होता है कि आप एक ही प्रोडक्ट की नई ब्रांचेस खोलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आप प्रोडक्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, यानी अगर मेरा कॉस्मेटिक का बिजनेस है और मैं कपड़ों के बिजनेस में जा रही हूँ, दैट इज वॉट डाइवर्सिफिकेशन। अब भाई कपड़ों का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब मैं चाह रही हूँ कि कॉस्मेटिक का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब मैं चाह रही हूँ कि कपड़ों का बिजनेस भी खोल लूँ। तो अगर कपड़ों का बिजनेस खोलना है तो उसके लिए नई मशीन, नया प्लांट, नया सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए। यानी इन केस ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर मोर, अदरवाइज लेस, ठीक है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, अगर आपको एसेट लीज पे मिल सकती है, रेंट पे मिल सकती है, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन अगर लीज पे नहीं मिल सकती, आपको खरीदनी पड़ेगी, तो फिर आपको ये वाला लोन मार्केट से ज़्यादा लेना पड़ेगा, राइट। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन होता है किसी के साथ मिल के काम करना। जैसे एटीएम मशीन का इसमें एग्जांपल दे रखा है कि मान लीजिए कि एसबीआई बैंक के बाहर एक एटीएम है, लेकिन उसमें एसबीआई का कार्ड भी चल जाता है, पीएनबी का कार्ड भी चल जाता है, एक्सिस बैंक का भी कार्ड चल जाता है, आईसीआईसी बैंक का भी कार्ड चल जाता है। इसका मतलब इन चारों बैंकों ने उस जगह को, उस एटीएम को रेंट जो दे रखा है वो इकट्ठा होकर दे रखा है। इससे क्या हुआ, अगर एक बैंक उस अकेली जगह का रेंट देता, उस एटीएम वाली जगह का रेंट देता, तो एक ही बैंक पे सारा बर्डन पड़ता। लेकिन जब इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया चारों ने कि चारों मिल के काम करते हैं, कार्ड ही तो है, चारों के स्वैप हो जाएंगे वहां से, क्या दिक्कत है। रेंट अगर 10 लाख रुपए है तो चारों बैंक आपस में बांट लेंगे। तो अगर आपका इस तरीके को कोलैबोरेशन हो सकता है तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम पड़ेगा, अदरवाइज आपको ज्यादा पड़ेगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, name the function of management will helps in the formulation of future plan in the light of the problem that were identified, thus help in better planning in future period। ध्यान से पढ़िएगा, है ना। कई बार लाइंस ऐसी होती हैं कि उनको समझ नहीं आता, पर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आंसर तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से ही होगा। और मजे की बात यह है कि आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग तो आ नहीं रहा, तो तीनों में से बाकी बच गया, है ना। तो नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान इन द लाइट ऑफ प्रॉब्लम दैट वर आइडेंटिफाइड। ऐसा फंक्शन बताओ जो फ्यूचर प्लान बनाने में मदद करता है, बट फ्यूचर प्लान बनाते वक्त जो अभी प्रॉब्लम सामने आई थी उनको भी ध्यान दे देता है, इन बेटर प्लानिंग फ्यूचर पीरियड। तो हो सकता है आपने आंसर ठीक लिखा हो, इसका आंसर है कंट्रोलिंग। कैसे पता चला, अगर आपको याद हो तो एक फीचर था इसके अंदर, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि कंट्रोलिंग को प्लानिंग को देखना पड़ता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड तय किया गया है उसी से ही कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तभी कंट्रोलिंग होगी। लेकिन कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी होती है। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब यह है कि जो भी गलतियां आपने अभी करी, सीखी, कंट्रोलिंग में आपने जो भी एनालिसिस करा, कॉजेज ढूंढे कि आपकी प्रीवियस गलतियां हैं, जब आप नेक्स्ट प्लान बनाएंगे, नेक्स्ट पॉलिसी बनाएंगे, तो उन चीज़ों से सीखेंगे। जो गलतियां आपने करी हैं उनको फ्यूचर प्लान्स में ज़रूर आप एम्बॉडेड करेंगे, यानी उन्हें कंसीडर करेंगे, सो दैट वो गलतियां दोबारा ना हो। तो यही बात इस क्वेश्चन में लिखी हुई थी, राइट। सेकेंड आपके पास क्या है, आइडेंटिफाई एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जब ये आ जाता है ना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तब थोड़ा सा वास्ट हो जाता है आपका क्वेश्चन का आंसर। इन विच ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट।
जिन लोगों ने हमारी वीडियोस देखी है कंट्रोलिंग की, हमने बहुत क्लियर कट ये कीवर्ड्स दे रखे हैं। अब तो हम आपको कीवर्ड की वीडियोस भी दे रहे हैं, कीवर्ड क्लियरली दे रखे हैं। ये कंट्रोलिंग के प्रोसेस की टेक्निक हैं। एक होती है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक होती है आपके पास मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो जो ये लिमिट से बियॉन्ड जाने वाली बात है, किसके अंदर आती है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में। तो इसका जवाब है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इसमें होता ही क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस विच गो बियॉन्ड दैट लिमिट। मतलब एक लिमिट है कि अगर आपका कच्चे माल का खर्चा 5 से 10% तक अगर बढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन आपका रॉ मटेरियल का खर्चा 25% इंक्रीज हो गया तो भाई ये लिमिट से बियॉन्ड चला गया, तो इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो वही चीज है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, राइट? तो इसके साथ साथ हम प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग भी याद कर लेते हैं, है ना भाई? तो पूरा प्रोसेस याद हो जाएगा। तो क्या प्रोसेस है? जरा स्टेप 1 देखिए, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तय करे जाएं, स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी होते हैं। और जब भी आप स्टैंडर्ड तय करें तो वो आपकी लिमिट के अंदर होना चाहिए, आपकी फिजिबल स्टडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वांटिटेटिव हो तो बहुत ही अच्छी बात है। स्टैंडर्ड तय हो गए, उसके बाद क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिसके लिए हम 4 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हैं, या तो जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड होती है, या रेशियो एनालिसिस करते हैं, या पर्सनल ऑब्जर्वेशन करके भी हम पहचान लेते हैं कि ये ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, या एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। या फिर अगर सामान की बात है तो हम उसका चेक करते हैं सैंपल लेकर कि इसकी क्वालिटी जैसा हमने स्टैंडर्ड तय करा था वैसी क्वालिटी का ये आउटपुट प्रोड्यूस हुआ या नहीं, खाने से सामान रिलेटेड है या कोई भी और चीज़। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम किसी भी चीज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड तय कर दिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर ली, अब इन दोनों का क्या किया जाता है? कंपैरिजन। और फिर चौथे स्टेप में इनके कॉजेज ढूंढे जाते हैं, यानी एनालाइजिंग डेविएशंस, जिसमें 2 टेक्निक का इस्तेमाल करा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का जो कीवर्ड है वो है की रिजल्ट एरियाज। ये टेक्निक ये कहती है कि आपने बड़े सारे रीजंस ढूंढे अपने परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड से पीछे रहने के पीछे, लेकिन आप उन्हीं को कंट्रोल करो जो ज्यादा अफेक्ट कर रही है, जो सिग्निफिकेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी पे कंट्रोल करो सर, बाकियों को छोड़ दो, क्योंकि सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है? उनको कंट्रोल करो जो अपनी लिमिट से बियॉन्ड चले गए। अगर आपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट 5 से 10 सोची थी और वो 25% हो गई तो इसको कंट्रोल करो। अगर लेबर की कॉस्ट आपने 5 से 10 सोची थी लेकिन वो 9% इंक्रीज हुई तो वो लिमिट के अंदर उसको छोड़ो। तो ये कहता है कि आप उन चीजों को ध्यान दो जो बियॉन्ड द लिमिट चलेगा, और ये कहता है उन चीजों पर ध्यान दो जिसका इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस को खराब करने के पीछे ज्यादा रहा, की रिजल्ट एरियाज, राइट? और लास्ट स्टेप होता है जब आप एनालाइज कर लेते हैं कॉजेज, तो चलो भाई फटाफट से करेक्टिव एक्शन ले लो, राइट? तो ये 5 स्टेप फटाफट से मेमोराइज कर लो वीडियो को पॉज करके, और आपके 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए 3 क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी लिमिटेड इज सर्चिंग ऑप्शन टू रेज 20,000 करोड़ फ्रॉम प्राइमरी मार्केट फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो प्राइमरी मार्केट से चाह रही है कंपनी 20,000 रुपए, यानी कंपनी नए शेयर इशू करना चाह रही है। प्राइमरी मार्केट का मतलब यही होता है 20,000 रुपए करोड़ चाहिए कंपनी को। डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है कंपनी, नए प्रोडक्ट में एंटर करना चाहती है और मॉडर्नाइज करना चाहती है, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहती है। इट हायर्ड द सर्विस ऑफ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने एक कंसल्टेंसी हायर कर ली फॉर सजेस्टिंग धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड सजेस्ट लिस्ट ऑफ ऑप्शन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उन्होंने बहुत सारी ऑप्शन दी इनको। इट वॉज डिसाइडेड दैट इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ 1,500 करोड़ द कंपनी विल गिव प्रिविलेज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब न्यू शेयर्स। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर ऑप्शन दिया जाता है नए शेयर को खरीदने का, याद करिए वो क्या होता है? दैट इज राइट इशू, राइट? तो ये आपके पास राइट इशू है जिसमें आप उनको ऑफर दे रहे हो कि आप बाय कर लो। वुड बी रेज्ड बाय अलॉटमेंट एंड बाकी ये कहता है 1,500 करोड़ तो ऐसे इशू कर लो पब्लिक को जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। 4,500 करोड़ ऑब्वियसली वुड बी रेज्ड बाय अलॉटमेंट टू कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंसोर्टियम को दे दो आप इंस्टेड ऑफ पब्लिक को भी छोड़ो, ठीक है ना? इट वॉज फर्दर ₹6,000 करोड़ रेज थ्रू एन इशूइंग हाउस, ठीक है जी, इशूइंग हाउस से ले लिए। ऑल द ऑप्शंस अडॉप्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो जितने भी ऑप्शन अभी धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड ने उनको सजेस्ट करी उन्होंने सब एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। द बोर्ड फर्दर रेज 8,000 थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो उन्होंने 8,000 रुपए ऑनलाइन सिस्टम से भी रेज कर लिए। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है? 3 क्वेश्चन पूछे हैं। हाउ मच मनी रेज्ड बाय EIPOs? EIPOs का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर,
ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर से पब्लिक कितने ऑफर किए, तो यहां पर लास्ट में जो ये 8,000 करोड़ दे रखे हैं, ये आपको दे रखा है कि ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले सवाल का जवाब क्या हो गया आपका 8,000 करोड़। दूसरा कहता है आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन टेकन बाय कंपनी। तो आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं फ्लोटेशन के, कौन कौन से मेथड होते हैं हम आपको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड चैप्टर है सेकंड बुक का। इसमें दो तरीके की मार्केट होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जहां शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, कैपिटल मार्केट जहां लॉन्ग टर्म लोन मिलता है। उसमें होती है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जिसे इशू मार्केट कहते हैं, और सेकेंडरी मार्केट जिसमें शेयर्स की सेल परचेज होती है, स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहा जाता है। तो प्राइमरी मार्केट की बात यहाँ पे पूरी बता रहा है आपको, पूरा कवर हो जाएगा आपका प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू कैसे करे जा सकते हैं, तो सबसे पहला होता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। इसमें प्रोस्पेक्टस छपवाते हैं और पब्लिक से उधार लेते हैं, जो कि इस कंपनी ने नहीं किया, मना कर दिया। ऑफर फॉर सेल, इसमें इशूइंग हाउस को शेयर दे दिए जाते हैं या ब्रोकर को दे दिए जाते हैं, वो फिर पब्लिक को बेच देते हैं। इस कंपनी ने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया था, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट, किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को या सिलेक्टेड इंडिविजुअल के द्वारा शेयर्स खरीद लिए जाते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स हैं, ये शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले में क्या है, वो शेयर खरीद नहीं रहे, वो लेके बस आगे बेच देंगे। इन दोनों में ये फर्क है, ठीक है। फिर राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेचते हैं, और ईआईपीओ में इलेक्ट्रॉनिकली फर्स्ट वाला जो है उसको इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया जाता है ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन टेकन बाय कंपनी। तो कंपनी ने कौन कौन से मेथड ली, एक तो राइट इशू क्योंकि उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेचा, इलेक्ट्रॉनिक वाला 8,000, और ऑफर फॉर सेल जब उसने क्या किया था, इशूइंग हाउस का इस्तेमाल किया था, तो ऑफर फॉर सेल का भी इस्तेमाल करा, ठीक है। लास्ट में पूछता है आइडेंटिफाई द रीजन विच हैड मेड द फर्म डजंट रेज फ्रॉम पब्लिक। क्या रीजन था कि पब्लिक से यानी ऑफर टू प्रोस्पेक्टस नहीं लिया कंपनी ने, क्योंकि वो एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस पड़ता है, क्योंकि इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, बड़े सारे इशू एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोस्पेक्टस छापना पड़ेगा, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो यही रीजन है कि यहाँ पर कंपनी ने बाकी जो सोर्सेज थे यानी ईआईपीओज, राइट इशू और ऑफर फॉर सेल का इस्तेमाल करा रादर देन ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं ताकि आपको 2 टॉपिक और प्रिपेयर हो जाए। तो देखिए 6 क्वेश्चन मतलब 6 टॉपिक, बड़े आराम से, ठीक है ना। मेंशन 2 इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सप्लेन। तो 2 इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स पूछे हैं मैंने आपसे, लेकिन मैं आपको सारे बताऊंगी ताकि आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए, राइट। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग द कैंडिडेट फॉर फिलिंग पोजीशंस, फॉर वैकेंट पोजीशंस। तो एग्जिस्टिंग फ्रेश टैलेंट सर्च करना कहीं से भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर वैकेंट पोजीशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल सोर्स की, जिसमें 2 हैं आपके पास, ट्रांसफर और प्रमोशन। यही 2 हैं सिर्फ आपके पास, ट्रांसफर और प्रमोशन। तो इनके की लाइंस क्या हैं वो हम आपको फटाफट बताते हैं। तो ट्रांसफर में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का, या तो उसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, या एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट कर दिया जाता है, या रात की शिफ्ट से मॉर्निंग की शिफ्ट, या मॉर्निंग से रात की शिफ्ट। इसमें आपकी ड्यूटीज़ में बहुत कम चेंज आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, लेकिन आपकी सैलरी में ज़्यादा चेंज नहीं आता, ना के बराबर आता है। तो इसलिए नो चेंज इन सैलरी को देते हैं। ये लेस कॉस्टली प्रोसेस है और इसमें टाइम भी कम लगता है। दोनों ही इंटरनल सोर्स में कंपनी का टाइम कम लगेगा और पैसा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी एम्प्लॉय को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि वो एम्प्लॉय कंपनी में है, उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, उसको ओरिएंटेशन देने की जरूरत नहीं है, और उसके टैलेंट को भी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से पहचानती है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन क्या है, वर्टिकल शिफ्टिंग, यानी आप उसको हायर पोजीशन पर शिफ्ट कर देते हैं। जब आप हायर पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं, उसका स्टेटस भी बढ़ जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, उसकी ड्यूटीज भी बढ़ जाती हैं, सैलरी भी बढ़ जाती है। दैट इज व्हाट प्रमोशन। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। इंटरनल सोर्स के अपने फायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। इंटरनल सोर्स से आपके पास फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता, कंपटीशन हैम्पर होता है, और आप ये कह सकते हैं जो आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, जो नया जो टैलेंट आ सकता था वो हट जाता है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़े से लथार्जिक हो जाते हैं, उनको पता है भाई कल को हम में से कोई ना कोई तो प्रमोट हो ही जाएगा, है ना। तो कंपटीशन की भावना खत्म हो जाती है। और इंटरनल सोर्स का बेनिफिट क्या है, टाइम बचता है, पैसा बचता है कंपनी का, और कंपनी के जो ऑनेस्ट एम्प्लॉय हैं, जो कंपनी के साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो उनकी लॉयल्टी भी कंपनी के बारे में ऑलरेडी उनको पता है, तो एक तो लॉयल एम्प्लॉयज़ कंपनी में रह जाते हैं। एक्सटर्नल सोर्स तो काफ़ी सारे हैं ना, इंटरनल 2 ही हैं आपके पास। तो एक्सटर्नल में सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है कि फलाना पोस्ट खाली है,
बदली वर्कर्स मतलब कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं ना, जो दिहाड़ी वर्कर जिनको कहते हैं, उनको अपॉइंट करने के लिए इस सोर्स का इस्तेमाल करा जाता है। यानी मैनेजमेंट लोगों को इस्तेमाल नहीं करा जाता। मैनेजमेंट अगर आपको मैनेजर्स वगैरह चाहिए तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट अ सोर्स, ये लेबरर के लिए है, ठीक है। उसके बाद आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है काफ़ी लेबर्स पर। जैसे आप घर में सफ़ेदी कराते हैं तो आप लेबर को नहीं जानते सफ़ेदी वाली और चीज़ों वाली, तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को डील करते हैं। घर बनाने के लिए आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को डील करते हैं, वो ऑटोमेटिकली लेबर लेकर आता है। उसके बाद सब तरीके की लेबर होती है। सिमिलरली कंपनीज को जब पीक सीजन में ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को डील करती है, कम टाइम में वो आपको ज़्यादा लेबर प्रोवाइड कर देगा। तो प्रोवाइड अनस्किल्ड वर्कर एट अ शॉर्ट नोटिस। तो बेसिक पर्पस यही होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर का कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर अवेलेबल कराना। इसके अलावा और हैं, ये तो दो आपसे पूछे गए थे, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, जैसे आप कंपनी में इंटरव्यू देने गए, आप सेलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि कंपनी को और बेस्ट एम्प्लॉय मिल गए, ठीक है जब, तो कंपनी क्या करती है, कई बार कुछ अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, उनके बायोडेटास को अपने पास शॉर्टलिस्ट कर लेती है। जब कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो उनको कैजुअली कॉल करती है कि सर मैम आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए, आप इंटरव्यू दीजिए और मे बी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कंपनी को जब रिक्वायरमेंट होगी तब उनको कॉल कर लेगी, ऐसा बहुत बार होता है। तो दैट इज व्हाट कैजुअल कॉलर्स। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये तो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर रखा है। यहाँ पर जो भी इंसान जॉब सर्च कर रहा है और केपेबल है, वो जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। और जब कंपनी को जॉब सीकर्स की जरूरत होती है तो कंपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से डेटा लेकर आपको बुला सकती है। बट इट इज़ अ वेरी ओल्ड और आउटडेटेड मेथड। इसमें बहुत सारा डेटा जो है वो काफ़ी पुराना भी रहता है। उसके बाद ये तो बहुत फेमस है, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, इनको आप अलग अलग पॉइंट लिख सकते हैं बट मैंने अभी इकट्ठा कर दिया आपको। वेब पब्लिशिंग, बहुत सारी Naukri.com वगैरह वगैरह ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं आपके पास। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं वो अपने और लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं, वो बाहर से आपके पास नया एम्प्लॉय रेकमेंड कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास एक सोर्स है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक तरीके के ब्रोकर्स होती हैं जो जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर के बीच में एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करते हैं। कंपनीज को जॉब मतलब वैकेंट पोजीशन फिल करनी है और आपको जॉब चाहिए, तो इनके बीच में एक इंटरमीडिएट के तौर पर प्ले करते हैं। मान लीजिए जॉब सीकर्स हैं, इनको जॉब चाहिए और ये कंपनीज हैं, तो ये कंपनी से भी कमीशन खाते हैं, इनसे भी कमीशन खाते हैं। और फायदा क्या होता है, ये इनका इनिशियल इंटरव्यू स्क्रीनिंग कर लेते हैं और फिर कंपनी के पास इनको भेजते हैं ताकि आप फाइनली इनको सेलेक्ट कर सके। तो कंपनी का टाइम बचता है कि कंपनी के पास डायरेक्ट वही स्टफ जाता है, वही एम्प्लॉयज़ जाते हैं जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट कंपनी इनको बुलाती न्यूज़पेपर या किसी एजेंसी के थ्रू तो 20 वर्कर्स आ जाते, 20 लेबर आ जाती, 20 एम्प्लॉयज़ आ जाते। लेकिन ये क्या करेंगे, 20 में से कंपनी को छाट के 5 भेजेंगे, इससे कंपनी का टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। पर हाँ कमीशन दे दी वो एक अलग बात है, बट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एक बिजनेस के अंदर। तो प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट दोनों का यही काम है। बाकी अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो प्लेसमेंट एजेंसी के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि किसी और कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको एंटेसिस करना, मतलब उनको लालच दे के दूसरी कंपनीज की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी रोल प्ले करती हैं। और जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनकी हायरिंग के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट का इस्तेमाल होता है, राइट। और लास्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी कॉलेजेस में जाके कंपनीज इंटरव्यू लेती हैं और जो भी कैंडिडेट बढ़िया कैंडिडेट उनको मिलते हैं वो सेलेक्ट कर लेती हैं। दैट इज व्हाट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। चलिए सारे हो गए इंटरनल एक्सटर्नल, रिवाइज करिए अपने माइंड में इनको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन 6 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। क्लियर, चलिए फटाफट से देखते हैं। हम आपको फाइनेंशियल भी बताएंगे और नॉन फाइनेंशियल भी बताएंगे ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। चलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी पेपर में आ सकते हैं, राइट। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं जो मनी और मनी फॉर्म में दिए जाते हैं, जिन्हें मॉनेटरी और मॉनेटरी फॉर्म भी बोल सकते हैं। कौन कौन से हैं, बेसिक पे और अलाउंसेस, मतलब जो आपको सैलरी दी जाती है। इसके अलावा अलाउंसेस क्या होते हैं, बेसिक पे के अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। भाई इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, मान लो मैं सीए हूँ, किसी कंपनी में काम करने गई पर मैं सीए ही हूँ, अभी भी मेरी क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ रही, तो मेरा बेसिक पे तो वहीं का वहीं है। लेकिन सर महंगाई तो बढ़ी जा रही है, तो महंगाई को कंपनसेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए एक अलाउंस दिया जाता है जिसका नाम होता है डीए, दैट इज डियरनेस अलाउंस। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और सो मेनी अलाउंसेस। तो ये कंपनी क्या करती है, आपको आपकी बेसिक पे के अलावा इन सब चीज़ों के भी पैसे देती है, आने जाने का अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये सारी चीज़ें आपके पास फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का पार्ट है। इसके अलावा बोनस फेमस है, आपको पता है। पर्क्यूजिट क्या होती हैं, फैसिलिटीज देना, बेनिफिट देना, फ्रिंज बेनिफिट्स इनको बोलते हैं, फैसिलिटीज देना। जैसे रहने के लिए फ्री घर दे दिया, मोबाइल दे दिया, कंपनी ने लैपटॉप दे दिया कि आप काम कर लिए, कैब दिया आपको आने जाने के लिए, खाना प्रोवाइड करती है कंपनी। आप किसी भी मेडिकल जगह पे इलाज कराइए, उसका
खर्चा कंपनी भर देती है। तो जब कंपनी कैश में देती है तो वो अलाउंस होता है, और वही चीज जब कंपनी आपको फैसिलिटी में दे देती है तो वो पर्क्यूज हो जाता है, पर्क्यूजिट हो जाता है, राइट। जैसे दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं ना, एक पॉकेट मनी देते हैं और एक कहते हैं कि भाई जो चाहिए हम तुमको ला के देंगे, तो ये वही वाली बात है, राइट। तो अलाउंसेस में क्या, पैसा पकड़ा दिया कि जाओ आप अपना महंगाई का खर्चा कर लो, ये लो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कर लो, ये लो अपने बिल का खर्चा कर लो, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस ले लो, ये अलाउंस ले लो। और इसमें क्या होगा, आपको अलाउंस नहीं देंगे, आप खर्चे का बिल लाइए, हम आपके बिहाफ पर पे करेंगे। तो पर्क्यूजिट इज फैसिलिटी, कार की फैसिलिटी दे दी, यहाँ पर आने जाने के लिए पैसे पकड़ा दिए, है ना, दोनों में फर्क है। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग, इसमें आप एम्प्लॉइज को ये ऑफर करते हो कि आप का जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी में उसका आपका एक हिस्सा बनेगा, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो इंसेंटिव्स। इंसेंटिव को मैं अपनी लैंग्वेज में एक लालच बोलती हूँ, ऐसा लालच जिससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है एम्प्लॉई और सबॉर्डिनेट वो काम करने के लिए जो एक एम्प्लॉयर चाहता है या उसका सुपीरियर चाहता है, राइट। उसके बाद है फिफ्थ, जिसको मैं इसॉप बोलती हूँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या ऑप्शन स्कीम, को पार्टनरशिप। इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन देती है कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। ऐसा कंपनी क्यों करती है, कंपनी का फायदा क्या है इसमें, कि अगर मार्केट में शेयर बेचती तो शायद 150 रुपए का पर शेयर बिक जाता, और अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ 50 रुपए में कंपनी शेयर बेच रही है। ऐसा इसलिए कंपनी करती है क्योंकि जब एम्प्लॉयज कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, उनकी भी पार्टनरशिप हो जाएगी, उनकी भी भागीदारी हो जाएगी, तो वो भी चाहेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें उनका भी इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो इसी वजह से कंपनी कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करती है। उसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड और ये सब चीज़ें जो कंपनी प्रोविडेंट फंड वगैरह वगैरह, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये भी आपके पास फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में ही आते हैं। और लास्ट प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, यानी जितना प्रोड्यूस करोगे उतनी वेजेस देंगे आपको। 10 यूनिट बनाओगे तो 10 यूनिट के पैसे ले लो, 100 यूनिट बनाओगे तो 100 यूनिट के पैसे ले लो। ये सारे के सारे क्या है बच्चे आपके पास फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इन्हें फटाफट से अपने माइंड में रिवाइज कर लीजिए। अब आ जाते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जो मनी टर्म्स में डिनोट नहीं होते। तो यहाँ पर ये कहा गया कि सिर्फ पैसा जो है वो इंसान की हर जरूरत को पूरा नहीं करता। मनी अलोन, मनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि पैसा नहीं चाहिए, बट अलोन कैन नॉट सेटिस्फाई नीड ऑफ इंडिविजुअल। साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वही है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो सबसे पहला एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। जैसे आप लोग बहुत फ्रिक्वेंटली डोमिनोज वगैरह पे जाते होंगे तो आप देखेंगे डोमिनोज पे जो एम्प्लॉय ऑफ द वीक होता है उसकी फोटो लगी होती है। क्या है ये, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। या स्कूल में जो बच्चा फर्स्ट सेकंड आता है उसको ट्रॉफी पकड़ाई जाती है, दैट इज व्हाट रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना, उसके काम को प्रेज करना, दैट इज व्हाट एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। उनको ट्रॉफी दे देना, उनको वाउचर्स प्रोवाइड करना, एक पूरा असेंबली कर उनको प्रेज करना किसी भी तरीके से उनकी परफॉर्मेंस का, दैट इज व्हाट एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी चाहिए उसको, सबसे जरूरी, सिर्फ पैसे से बात नहीं बनती। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि मेरी परमानेंट जॉब हो, पता चले कि आप मुझे कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए एक बहुत डीमोटिवेटेड होकर काम करने वाले के लिए रीज़न प्ले करेगा। तो अगर आप मुझे ये कहते हैं कि भाई तुम अच्छा काम करो, तुम्हारी जॉब जो है पक्की करा देंगे, जॉब सिक्योरिटी, है ना, तो फिर वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कई लोगों को आप इस तरीके से लालच दे सकते हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपको जो है चेन्नई में या फिर आउट ऑफ इंडिया भेजेंगे, वहाँ पर ये 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, अगर आप वो ट्रेनिंग कर आएंगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी सिखाते हैं वहाँ पर। तो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इस तरीके के लालच दीजिए जिससे उनके करियर में और एडिशंस हो रही हों और नई चीज़ें उनको मिल रही हों, राइट। तो ऐसे केस में भी फायदा होगा। इसके अलावा स्टेटस, ऑब्वियसली, ठीक है, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, यानी एम्प्लॉय को भी डिसीजन मेकिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करवाएंगे तो भी उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसेंटिव होता है, एक मोटिवेशन का जरिया होता है, मीन्स होता है। उसके अलावा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, देखिए पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट मैंने साथ लिखा है। पार्टिसिपेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग में उसकी सजेशन लेना, एम्पावर का मतलब होता है उसको डिसीजन लेने की पावर देना, यानी उसको अथॉरिटी देना कि तुम ये काम करो, पावर देना उसको, थोड़ा सा अथॉरिटी, राइट्स वगैरह प्रोवाइड करना। तो पार्टिसिपेशन का मतलब तो है कि भाई मेरे साथ आप काम करिए, मेरे साथ सजेशन करिए, बात करिए, डिसीजन मेरा होगा। एम्पावरमेंट का मतलब है उसको डिसीजन मेकिंग की पावर प्रोवाइड करना कि आप लीजिए डिसीजन मेकिंग, आई ट्रस्ट यू। तो इससे उसका जो मोराल है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो आप कह सकते हैं मोटिवेशन है, वो बढ़ जाएगा, राइट। इसके अलावा जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कुछ वैरायटी देना। अब यार मम्मी रोज अगर रोटी, सिंपल रोटी पकड़ा दे तो कितना अजीब सा लगेगा। अब देखिए आप आलू के चिप्स जो थे, पहले फ्रेंच फ्राइज, पहले चिप्स होते थे, फिर फ्रेंच फ्राइज सिंपल आने लगे, अब तो बहुत तरीके के फ्रेंच फ्राइज आपको मिलते हैं। तो दिस इज व्हाट एनरिच करना, उसको और वैरायटी उसमें ऐड करना। तो अगर आप उसकी वैरायटी ऐड कर देंगे तो उसको और मजा आएगा करने के लिए, क्योंकि कई बार लोग बोर हो जाते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप काम करके। तो एनरिच करना मतलब वैरायटी ऐड करना उसके टास्क में, राइट।
और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट, उसको इस तरीके का क्लाइमेट देना जहाँ पर उसको काम करना अच्छा लगे, जहाँ पर बटरिंग होती रहती है, जहाँ पर उन लोगों को काम के बेसिस पे जो है प्रमोट नहीं करा जाता, सिर्फ बटरिंग के बेसिस पे मोटिवेट करा जाता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हमेशा डांटता रहता है, सजेशंस नहीं लेता, और क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं आपस, मैनेजर्स आपस में लड़ते रहते हैं, यानी एक अच्छा क्लाइमेट। अब देखिए, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप कहते हैं दिस इज नॉट द स्टडी क्लाइमेट, यार इधर टीवी चल रहा है, उधर कोई फोन देख रहा है, उधर कोई लड़ाई कर रहा है, तो बड़ा शोर हो रहा है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए भी एक पॉजिटिव क्लाइमेट की ज़रूरत है। वो पॉजिटिव क्लाइमेट भी अपने आप में एक इंसेंटिव देता है कंपनी को काम करने के लिए, राइट। तो ये था आपके पास सेकेंड टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिएगा अपने कीमती समय निकालकर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।